इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। आपने एक कस्टम कूडा कर्नल को ट्यून करने में 3 डेज स्पेंड किए हैं। आपने अपने शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन को एग्जैक्ट बाइट तक कैलकुलेट किया है। आपने अपने एक्सेस पैटर्न्स को अलाइन किया है और अपनी अरिथमेटिक इंटेंसिटी को ऑप्टिमाइज किया है। आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 10x स्पीड अप देखने को मिलेगा। इसकी बजाय आपका टर्मिनल प्रॉम्प्ट हैंग हो जाता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट रिटर्न नहीं होता है। अगर आप इसे डेस्कटॉप जीपीयू ड्राइव्स अटैच्ड मॉनिटर पर रन कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए फ्लिकर और फ्रीज होती है और इसके बाद एनवीडिया ड्राइवर डिस्प्ले एडाप्टर को रीसेट कर देता है। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी अपना फर्स्ट हार्डवेयर डेडलॉक एक्सपीरियंस किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के रूप में जो जीपीयू कर्नल्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट्स और नल पॉइंटर एक्सेप्शंस या इनफाइनाइट व्हाइल लूप्स को डीबग करने की आदत होती है। एक सीपीयू पर एक इनफाइनाइट लूप 100% यूटिलाइजेशन पर एक कोर को हॉक कर लेता है, लेकिन एक जीपीयू पर डेडलॉक्स साइलेंट एग्जीक्यूशन फ्रीज के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, जहां थाउजेंड्स ऑफ लाइटवेट हार्डवेयर थ्रेड्स मिड इंस्ट्रक्शन में हॉल्ट हो जाते हैं और एक ऐसे सिग्नल का वेट करते हैं जो कभी नहीं आएगा। इस सेक्शन में हम एक सिस्टम्स रिलायबिलिटी इंजीनियर यानी एसआर और कूडा पोस्टमार्टम एग्जामिनर का माइंडसेट अपनाने जा रहे हैं। हम डिसेक्ट करेंगे कि ये डेडलॉक्स सिलिकॉन लेवल पर क्यों होते हैं और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डायनेमिक ब्रांचिंग सिंक्रोनाइजेशन असम्पशंस को ब्रेक करती है। हम सीखेंगे कि टर्मिनल बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज करके इन बग्स को कैसे पिन पॉइंट किया जाए और मॉडर्न कूडा प्रिमिटिव्स का यूज करके बुलेट प्रूफ रिफैक्टरिंग पैटर्न्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। थ्रेड ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का इम्यूटेबल गोल्डन रूल। हार्डवेयर मैकेनिक्स में डाइव करने से पहले चलिए कूडा मेमोरी बैरियर्स के फाउंडेशनल इनवेरिएंट को एस्टेब्लिश करते हैं। सेक्शन 24.4 में हमने सिंक थ्रेड्स को एक मेमोरी फेंस और एग्जीक्यूशन बैरियर के रूप में कवर किया था। इसे सेफली यूज करने के लिए आपको एक एब्सोल्यूट रूल को इंटरनलाइज करना होगा। सिंक थ्रेड्स का गोल्डन रूल। सिंक थ्रेड्स की एक कॉल या तो थ्रेड ब्लॉक के हर एक थ्रेड द्वारा एग्जीक्यूट की जानी चाहिए या फिर उस ब्लॉक के किसी भी थ्रेड द्वारा नहीं। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। यह रिक्वायरमेंट सिर्फ कोई रिकमेंडेशन या स्टाइल गाइड में लिखी हुई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी एसएम के आर्किटेक्चर द्वारा लगाया गया एक स्ट्रिक्ट हार्डवेयर कंस्ट्रेंट है। जब कोई थ्रेड ब्लॉक किसी एसएम पर रन करता है तो इसे 32 फिजिकल थ्रेड्स के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिन्हें वॉर्प्स कहा जाता है। हालांकि एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन हार्डवेयर स्पेशल हार्डवेयर बैरियर यूनिट्स का यूज करके ब्लॉक लेवल पर बैरियर सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करता है। जब कोई भी थ्रेड डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो हार्डवेयर बैरियर यूनिट उस ब्लॉक के लिए एक इंटरनल अराइवल काउंटर को डिक्रीज कर देती है। इसके बाद हार्डवेयर शेड्यूलर उस थ्रेड और उसके पेरेंट वॉर्प के एग्जीक्यूशन को तब तक सस्पेंड कर देता है जब तक कि काउंटर 0 पर नहीं पहुंच जाता, जिसका मतलब यह होता है कि ब्लॉक के सभी एक्सपेक्टेड थ्रेड्स बैरियर पर पहुंच चुके हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग में डेडलॉक कैसे होता है जब एक ही ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स अलग अलग एग्जीक्यूशन पाथ्स ले लेते हैं। इस सिनेरियो में थ्रेड्स का केवल एक सबसेट ही कंडीशनल ब्रांच में एंटर करता है और सिंक्रोनाइजेशन बैरियर तक पहुंचता है, जबकि बाकी बचे हुए थ्रेड्स बैरियर को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं। चूंकि बैरियर आगे प्रोसीड करने से पहले ब्लॉक के सभी थ्रेड्स के आने का एक्सपेक्ट करता है, इसलिए वेट करने वाले थ्रेड्स इंडेफिनेटली स्टॉल हो जाते हैं, जिसके चलते डेडलॉक हो जाता है। अगर ब्लॉक का एक भी एक्टिव थ्रेड बैरियर इंस्ट्रक्शन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसने एक डाइवर्जेंट कोड पाथ ले लिया था, तो अराइवल काउंटर कभी भी 0 पर नहीं पहुंचेगा। जो थ्रेड्स वहां पहुंच चुके हैं वे हमेशा के लिए वेट करते रहेंगे। एसएम उस वॉर्प को रिटायर नहीं कर पाएगा, ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपकी क्यूडा स्ट्रीम हमेशा के लिए रुक जाएगी। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर मैकेनिक्स वॉर्प डाइवर्जेंस मीट्स एग्जीक्यूशन बैरियर्स। यह समझने के लिए कि यह हार्डवेयर फ्रीज असल में कैसे होता है, हमें इस बिहेवियर को उस चीज से कनेक्ट करना होगा जो हमने चैप्टर 23.3 वॉर्प डाइवर्जेंस मैकेनिक्स और चैप्टर 23.4 ब्रांच प्रेडिकेशन में सीखा था। याद कीजिए कि एक सिंगल SIM32 थ्रेड वॉर्प्स में सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स यानी SIMT के तरीके से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जब किसी वॉर्प के सामने कोई कंडीशनल ब्रांच आती है, जैसे कि कोई इफ एल्स स्टेटमेंट जहां कुछ थ्रेड्स ट्रू होते हैं और बाकी फॉल्स, तो SIMT आर्किटेक्चर
इसे एग्जीक्यूशन मास्क का यूज करके हैंडल करता है। हार्डवेयर वार्प के सभी 32 थ्रेड्स के लिए कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। ये एक इंटरनल 32 बिट प्रेडिकेट मास्क यानी एक्टिव मास्क सेट करता है। वार्प इनएक्टिव थ्रेड्स को मास्क ऑफ यानी डिसेबल करके ट्रू पाथ को एग्जीक्यूट करता है। हार्डवेयर मास्क को फ्लिप करता है और बचे हुए थ्रेड्स के लिए फॉल्स पाथ को एग्जीक्यूट करता है। फाइनली SIMT स्टैक पॉप होता है, पाथ्स कन्वर्ज होते हैं और पूरा वार्प यूनिफाइड एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है। अब देखिए क्या होता है जब आप उन कंडीशनल पाथ्स में से किसी एक के अंदर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस बैरियर रखते हैं। द डायनेमिक ब्रांचिंग ट्रैप, इस नाइव कोड स्निपेट पर ध्यान दीजिए, जहां एक डेवलपर थ्रेड ब्लॉक के सिर्फ पहले हाफ का यूज करके शेयर्ड मेमोरी बफर को इनिशियलाइज करने की कोशिश करता है। यह पैरेलल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल GPU कंप्यूटिंग में एक इनकरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न दिखाता है। यह एक कंडीशनल ब्रांच के अंदर थ्रेड बैरियर रखने के खतरे को समझाता है, जहां सिर्फ कुछ थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे डेडलॉक्स या अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। एग्जीक्यूशन फ्लो शेयर्ड मेमोरी में इनपुट डेटा को कंडीशनली प्रोसेस करता है, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है और फिर रिजल्ट्स को रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट करता है। चलिए 256 थ्रेड्स यानी हर एक में 32 थ्रेड्स वाले 8 वार्प्स के साथ लॉन्च किए गए एक ब्लॉक के लिए फेलियर मोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वार्प्स 0 से 3 यानी थ्रेड्स 0 से 127 के लिए कंडीशनल TID लेस देन 128 ट्रू इवैल्यूएट होता है। वे इस मेम को पॉपुलेट करते हैं और डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस पर पहुंचते हैं। वे इस एम हार्डवेयर बैरियर यूनिट के पास अपना अराइवल रजिस्टर करते हैं। वार्प्स 4 से 7 यानी थ्रेड्स 128 से 255 के लिए कंडीशनल TID लेस देन 128 फॉल्स इवैल्यूएट होता है। ये वार्प्स इफ ब्लॉक को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं और एल्स ब्रांच को एग्जीक्यूट करते हैं। वे इस मेम ऑफ TID इक्वल्स 0.0f सेट करते हैं और पोस्ट कंडीशनल कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रैप बंद होता है। इस थ्रेड ब्लॉक के लिए हार्डवेयर बैरियर यूनिट 256 थ्रेड्स के चेक इन करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि सिर्फ 128 थ्रेड्स ही कभी डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचते हैं। वार्प शेड्यूलर द्वारा वार्प्स 0 से 3 को एक स्टॉल्ड वेट स्टेट में डाल दिया जाता है। इसी बीच वार्प्स 4 से 7 पाइपलाइन में आगे बढ़ते रहते हैं। कैस्केड, अगर वार्प्स 4 से 7 बाद में इस मेम से डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं जिसे वार्प्स 0 से 3 को प्रोसेस करना खत्म करना था, तो वे अनसिंक्रोनाइज्ड मेमोरी रीड करते हैं, जो कि एक रेस कंडीशन है। इससे भी बुरा यह है कि पूरा थ्रेड ब्लॉक कभी भी रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि वार्प्स 0 से 3 बैरियर पर फंसे हुए हैं और वार्प्स 4 से 7 से सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं, वे सिग्नल्स जो कभी भेजे ही नहीं जाएंगे। पार्शियल डाइवर्जेंस विद इन ए सिंगल वार्प, यह डिजास्टर और भी सटल हो जाता है जब डाइवर्जेंस एक सिंगल वार्प के अंदर होता है। मान लीजिए कि आपकी कंडीशन है इफ थ्रेड ID x.x इज लेस देन 16। यहां वार्प 0 के सिर्फ पहले 16 थ्रेड्स ट्रू पाथ लेते हैं, जबकि वार्प 0 के बाकी के 16 थ्रेड्स फॉल्स पाथ लेते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 23.4 में कवर किया था, GPU इंट्रा वार्प डाइवर्जेंस के लिए ब्रांच प्रेडिकेशन का यूज करता है। जब वार्प 0 इफ थ्रेड ID x.x इज लेस देन 16 ब्लॉक के अंदर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पर पहुंचता है, SIMT इंजन बैरियर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। हालांकि थ्रेड एग्जीक्यूशन मास्क एक्टिव हैं, हार्डवेयर प्रेडिकेट्स के कारण आधा वार्प डिसेबल्ड हो जाता है। कूडा हार्डवेयर बैरियर्स को एग्जीक्यूशन ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट में सभी पार्टिसिपेटिंग थ्रेड्स के बीच इंस्ट्रक्शन लेवल पर कंप्लीट और अनमास्क्ड कन्वर्जेंस की जरूरत होती है। वार्प 0 एक परमानेंट लॉक अप स्टेट में चला जाता है। वार्प शेड्यूलर वार्प 0 के लिए प्रोग्राम काउंटर को आगे नहीं बढ़ा सकता है और न ही यह SIMT ब्रांच डाइवर्जेंस स्टैक को रिकंसाइल कर सकता है। आपका कर्नेल एग्जीक्यूशन पूरी तरह से रुक जाता है। सेक्शन ब्रेक, टर्मिनल टूल्स के साथ डेडलॉक्स को डायग्नोज करना। जब आपका एप्लीकेशन हैंग हो जाता है तो स्टैंडर्ड प्रिंट स्टेटमेंट्स जैसे printf बेकार हो जाते हैं, क्योंकि GPU हार्डवेयर स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंट्स को बफर करता है। इसलिए डेडलॉक्ड थ्रेड्स से बफर की गई लॉग लाइंस कभी भी होस्ट stdout स्ट्रीम में फ्लश नहीं होती हैं। इसके बजाय हम सीधे कूडा टूलकिट में बने डायग्नोस्टिक स्विट की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम कंप्यूट सैनिटाइजर है।
कंप्यूट सैनिटाइजर फंक्शनल करेक्टनेस टूल्स का एक एरे है जो आपके कंपाइल्ड पीटीएक्स और एसएएस मशीन कोड के लिए एक रन टाइम इंस्पेक्टर के रूप में काम करता है। डेडलॉक्स और सिंक्रोनाइजेशन की कमियों को डायग्नोज करने के लिए हम दो स्पेसिफिक टूल्स सिंक चेक और रेस चेक का यूज करते हैं। सिंक चेक के साथ डेडलॉक्स को पिन पॉइंट करना। सिंक चेक टूल रन टाइम पर एक्टिव वार्प मास्क में एग्जीक्यूशन बैरियर्स को ट्रैक करता है। यह वैलिडेट करता है कि क्या बैरियर तक पहुंचने वाला हर थ्रेड एक अनडाइवर्स्ड ब्लॉक स्टेट से बिलोंग करता है जो हार्डवेयर सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटिस्फाई करता है। अपने एग्जीक्यूटेबल पर सिंक चेक रन करने के लिए अपने लिनक्स टर्मिनल में निम्नलिखित कमांड को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एक डायग्नोस्टिक यूटिलिटी रन करता है जो स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन के दौरान सिंक्रोनाइजेशन एरर्स और थ्रेड कोऑर्डिनेशन इश्यूज को चेक करता है। अगर हम इसे अपने फ्लॉड अनसेफ बैरियर कर्नेल के अगेंस्ट रन करते हैं तो कंप्यूट सैनिटाइजर रियल टाइम में इलीगल बैरियर कॉल को कैच कर लेता है और एक डायग्नोस्टिक ट्रेस प्रिंट करता है। यह डायग्नोस्टिक लॉग एक जीपीयू डीबगिंग टूल से एक पैरेलल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइजेशन एरर रिपोर्ट करता है। यह इंडिकेट करता है कि एक बैरियर सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शन एक वार्प के अंदर सिर्फ थ्रेड्स के एक सबसेट द्वारा इनकरेक्टली एग्जीक्यूट किया गया था, जिसकी वजह से जीपीयू थ्रेड कोऑर्डिनेशन के दौरान एग्जीक्यूशन फेलियर्स या डेडलॉक्स हो सकते हैं। ध्यान से देखिए कि सिंक चेक ने क्या रिवील किया है। एरर टाइप है एक वार्प में थ्रेड्स के एक सबसेट द्वारा एग्जीक्यूट किया गया बैरियर इंस्ट्रक्शन। एग्जैक्ट थ्रेड है थ्रेड 800 जिसने एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, जबकि उसी वार्प में उसके सिबलिंग थ्रेड्स ने एक डाइवर्जेंट पाथ ले लिया। लोकेशन है एग्जैक्ट एसएएस इंस्ट्रक्शन एड्रेस को वापस सोर्स कोड फाइल और होस्ट कॉल स्टैक पर मैप करता है। सिंक चेक रन करके आप गेसवर्क को एलिमिनेट कर देते हैं, यह सोचने के बजाय कि आपका जीपीयू कर्नेल अनिश्चित काल के लिए क्यों हैंग हो रहा है। यह टूल कुछ ही सेकंड में ऑफेंडिंग डबल_ सिंक थ्रेड्स के एग्जैक्ट लाइन नंबर को फ्लैग कर देता है। रेस चेक के साथ साइलेंट डेटा रेसेस को कैच करना। कभी कभी मिसमैनेज्ड कंडीशनल्स तुरंत कर्नेल हैंग का कारण नहीं बनते, बल्कि इसकी जगह सटल डेटा करप्शन का कारण बनते हैं। अगर थ्रेड्स सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स के आसपास जंप करते हैं तो हो सकता है कि एक थ्रेड शेयर्ड मेमोरी को रीड करे जबकि दूसरा थ्रेड अभी भी उसमें राइट कर रहा हो। यह एक डेटा रेस है। इन साइलेंट बग्स को कैच करने के लिए रेस चेक टूल रन करें। यह कमांड एक कंपाइल्ड जीपीयू एक्सेलरेटेड एप्लीकेशन पर रेस हैजर्ड एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए एनवीडिया सैनिटाइजेशन यूटिलिटी को एग्जीक्यूट करता है। रेस चेक थ्रेड्स के बीच शेयर्ड मेमोरी हैजर्ड पैटर्न्स जैसे रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट को ट्रैक करता है। अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन लॉजिक फ्लॉड है तो रेस चेक इस तरह की एक रिपोर्ट आउटपुट देता है। जीपीयू डीबगिंग टूल की यह डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल के अंदर एक रीड आफ्टर राइट रेस कंडीशन को इंडिकेट करती है। यह एक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में बताती है, जहां वन थ्रेड मेमोरी को रीड करने की कोशिश करता है इससे पहले कि एक प्रीवियस थ्रेड इस पर राइट करना फिनिश करे, जिसके कारण एक सिंगल डिटेक्टेड एरर आती है। यह आउटपुट हमें बताता है कि थ्रेड 130 ने लाइन 20 पर एक शेयर्ड मेमोरी एड्रेस को रीड करने की कोशिश की, इससे पहले कि थ्रेड 2 ने लाइन 12 पर इसमें राइट करना कंप्लीट किया हो। सिंक चेक और रेस चेक को एक साथ यूज करने से आपको कॉम्प्लेक्स थ्रेड कोऑर्डिनेशन लॉजिक को डीबग करने के लिए एक कंप्लीट सेफ्टी नेट मिलता है। सेक्शन ब्रेक, सेफ रिफैक्टरिंग पैटर्न्स। अब जब हम जान गए हैं कि डेडलॉक्स कैसे होते हैं और उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाए, तो चलिए देखते हैं कि उन्हें कैसे फिक्स करना है। अनसेफ कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन को रिजॉल्व करने के लिए 2 प्राइमरी सॉफ्टवेयर पैटर्न्स हैं, बैरियर होइस्टिंग और कोऑपरेटिव ग्रुप्स। पैटर्न 1 होइस्टिंग बैरियर्स आउटसाइड कंडीशनल्स। डाइवर्जेंट सिंक्रोनाइजेशन के लिए सबसे सिंपल और सबसे परफॉर्मेंट फिक्स बैरियर होइस्टिंग है। यह पैटर्न आपके कोड को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करता है कि सारा डेटा कंप्यूटेशन और ब्रांचिंग बैरियर से पहले या बाद में हो, जिससे सिंक थ्रेड्स ग्लोबल एग्जीक्यूशन पाथ में प्लेस हो जाता है, जहां हर थ्रेड का वहां पहुंचना गारंटीड होता है। चलिए बैरियर होइस्टिंग का यूज करके अपने ब्रोकन अनसेफ बैरियर कर्नल को रिफैक्टर करते हैं। यह जीपीयू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एक सेफ सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को दिखाता है। थ्रेड्स अपने इंडेक्स के बेसिस पर कंडीशनल तरीके से एक शेयर्ड एरे को पॉपुलेट करते हैं, जिसमें कुछ इनपुट वैल्यूज को डबल करते हैं और बाकी 0 पर इनिशियलाइज करते हैं। डेडलॉक्स से बचने के लिए और यह इंश्योर करने के लिए कि सभी थ्रेड्स सेफली एक साथ वहां पहुंच सकें,
कंडीशनल लॉजिक के बाहर एक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर रखा जाता है। फाइनली थ्रेड्स सिंक्रोनाइज्ड डेटा को रिवर्स ऑर्डर में रीड करते हैं और इसे आउटपुट में राइट करते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस पर ध्यान दीजिए। सभी 256 थ्रेड्स इफ एल्स कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं। ब्रांच क्लोज हो जाती है, जिससे SIMT डाइवर्जेंस स्टैक रिकंसाइल हो जाता है। सिंक थ्रेड्स कॉल को फंक्शन स्कोप के टॉप लेवल पर प्लेस किया जाता है। रिजल्ट ब्लॉक का हर थ्रेड हार्डवेयर बैरियर पर एक साथ पहुंचता है। काउंटर 0 पर पहुंच जाता है, एग्जीक्यूशन क्लीनली रिज्यूम हो जाता है और कोई डेडलॉक नहीं होता है। पैटर्न 2 कोऑपरेटिव ग्रुप्स के साथ सब ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन। क्या हो अगर आपके एल्गोरिदम को सच में सिर्फ थ्रेड्स के एक सबसेट को ही सिंक्रोनाइज करने की जरूरत हो? एग्जाम्पल के लिए, क्या हो अगर थ्रेड्स के एक सबसेट को इटरेटिव रिडक्शन परफॉर्म करने की जरूरत हो, जबकि ब्लॉक के दूसरे थ्रेड्स अनरिलेटेड काम कर रहे हों? सभी थ्रेड्स को एक ग्लोबल डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करने से अननेसेसरी लेटेंसी आ सकती है या आपका प्रोग्राम लॉजिक कॉम्प्लिकेट हो सकता है। यहीं पर कूडा कोऑपरेटिव ग्रुप्स काम आते हैं। कूडा 9 में इंट्रोड्यूस किए गए और मॉडर्न C++ में रिफाइन किए गए कोऑपरेटिव ग्रुप्स रिजिड थ्रेड ब्लॉक पैराडाइम से परे सिंक्रोनाइजेशन स्कोप्स को रीडिफाइन करने के लिए टाइप सेफ एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सिंक थ्रेड्स जैसे लेगेसी बिल्ट इन्स पर रिलाई करने के बजाय हम कोऑपरेटिव ग्रुप्स .h को इनक्लूड करते हैं और CG टाइल्ड पार्टीशन या CG लेबल्ड पार्टीशन का यूज करके एक्सप्लिसिट थ्रेड सब ग्रुप्स डिफाइन करते हैं। यहां बताया गया है कि आप कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके एक सब वार्प ग्रुप को सेफली कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं। यह क्यूडा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सेफ और लोकलाइज्ड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज कैसे किया जाए। कोड ग्लोबल मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी में डेटा लोड करता है और थ्रेड्स के पूरे ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करता है। इसके बाद यह ब्लॉक को एक छोटे 16 थ्रेड सबग्रुप में डिवाइड करता है। पहले 16 थ्रेड्स अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और एक्सक्लूसिवली अपने सबग्रुप के अंदर ही सिंक्रोनाइज करते हैं, जबकि दूसरे थ्रेड्स इंडिपेंडेंट टास्क रन करते हैं। फाइनली रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करने से पहले सभी थ्रेड्स एक आखिरी बार सिंक्रोनाइज करते हैं। चलो एनालाइज करते हैं कि यह कोऑपरेटिव ग्रुप्स इंप्लीमेंटेशन हार्डवेयर सेफ क्यों है। CG डबल कोलन टाइल्ड पार्टीशन ऑफ 16 ब्लॉक एक स्कोप्ड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है जो 16 थ्रेड्स के हार्डवेयर सपोर्टेड टाइल को रिप्रेजेंट करता है। जब IFTID इज लेस देन 16 ब्रांच के अंदर टाइल 16 ट्रिंक को कॉल किया जाता है तो क्यूडा ब्लॉक वाइड हार्डवेयर बैरियर यूनिट को इन्वोक नहीं करता है। इसके बजाय ये वॉरअप इंट्रा ग्रुप सिग्नल्स का यूज करता है, जैसे कि मैच इंस्ट्रक्शंस या वॉरअप लेवल मास्क सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शंस जैसे कि डबल अंडरस्कोर सिंक वॉरअप, जो खास तौर पर टाइल 16 के थ्रेड्स के लिए टेलर किए गए हैं। रिमेनिंग थ्रेड्स 16 थ्रू 255 टाइल 16 का पार्ट नहीं है, इसलिए हार्डवेयर उनसे चेक इन करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। डेडलॉक रिस्क पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कंपेयरिंग सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रेटेजीज। कर्नल्स डिजाइन करते समय आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए कि कौन सा अप्रोच यूज करना है। यहाँ एक क्विक ब्रेकडाउन दिया गया है कि ये सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स आपस में कैसे कंपेयर होती हैं। यह टेबल 4 GPU सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स को उनके स्कोप, डाइवर्जेंस, सेफ्टी, हार्डवेयर ओवरहेड और बेस्ट यूज केसेस के हिसाब से कंपेयर करती है। फर्स्ट, डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पूरे थ्रेड ब्लॉक स्कोप पर ऑपरेट करता है। यह डाइवर्जेंस सेफ नहीं है, जिसका मतलब है कि या तो सभी थ्रेड्स को यहां तक पहुंचना होगा या फिर किसी को भी नहीं। हार्डवेयर बैरियर यूनिट का यूज करने की वजह से इसमें लो हार्डवेयर ओवरहेड होता है और इसका बेस्ट यूज बल्क ब्लॉक लेवल मेमोरी स्टेजिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि मैट्रिक्स टाइल्स। सेकंड, CGG थ्रेड ब्लॉक सिंक भी पूरे थ्रेड ब्लॉक को टारगेट करता है और यह डाइवर्जेंस सेफ नहीं है और इसका भी हार्डवेयर ओवरहेड वैसा ही लो होता है। यह डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स के लिए एक मॉडर्न C++ प्लेसमेंट की तरह काम करता है। थर्ड, डबल अंडरस्कोर सिंक वार्प विद मास्क 32 थ्रेड वार्प स्कोप पर ऑपरेट करता है। यह पार्शियली डाइवर्जेंस सेफ है क्योंकि इसमें सिर्फ वही थ्रेड्स पार्टिसिपेट करते हैं जो मास्क में स्पेसिफाइड होते हैं। इसमें वार्प शेड्यूलर द्वारा मैनेज किया जाने वाला बहुत ही लो हार्डवेयर ओवरहेड होता है, जो इसे फाइन ग्रेन्ड इंट्रा वार्प कम्युनिकेशन के लिए आइडियल बनाता है। फाइनली, CG टाइल्ड पार्टीशन ऑफ n सिंक फिक्स्ड सबवार्प टाइल्स के साथ काम करता है, जहां n = 4, 8, 16
या 32 होता है। ये फुली डाइवर्जेंस सेफ है क्योंकि यह टाइल थ्रेड्स तक ही आइसोलेटेड रहता है। वार्प शफल या मास्क का यूज करने की वजह से इसका हार्डवेयर ओवरहेड बहुत लो होता है और यह इंट्रा वार्प रिडक्शंस, प्रीफिक्स स्कैन्स और टाइल एल्गोरिथम्स के लिए सबसे बेस्ट है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट हैंड्स ऑन एग्जाम्पल द रिडक्शन ट्रैप। इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए आइए एक कंप्लीट रनेबल एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक सिंपल ब्लॉक लॉक रिडक्शन कल बिल्ड करेंगे जो नंबर्स के एक अरे को एक्यूमुलेट करता है। फर्स्ट, हम एक ब्रोकन इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे जो डायनेमिक ब्रांचिंग डेडलॉक्स से सफर करता है। फिर हम इसके फुली रिफैक्टर्ड सेफ काउंटरपार्ट को देखेंगे। ###, the broken implementation open parenthesis broken underscore reduction dot cu close parenthesis। यह कूड़ा C++ कोड एक पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिथम के इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह डेटा को शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है और ट्री बेस्ड रिडक्शन का यूज करके एलिमेंट्स को सम करने की कोशिश करता है। लेकिन यह कंडीशनल ब्रांच के अंदर थ्रेड बैरियर रखकर एक क्रिटिकल सिंक्रोनाइजेशन बग इंट्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि जैसे ही एक्टिव थ्रेड काउंट श्रिंक होता है, ब्लॉक के सभी थ्रेड्स इस बैरियर तक नहीं पहुंच पाते हैं और यह मिसमैच थ्रेड डाइवर्जेंस का कारण बनता है जिससे डेडलॉक या अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाता है। वाई बैड रिडक्शन कर्नल फेल्स। लूप के फर्स्ट इटरेशन के दौरान एस इक्वल्स 128, थ्रेड्स 0 through 127 इफ टी इज लेस देन 128 ब्लॉक को ट्रू की तरह इवैल्यूएट करते हैं, जबकि थ्रेड्स 128 through 255 इसे फॉल्स की तरह इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट 128 थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस पर पहुंचते हैं और पॉज हो जाते हैं, रिमेनिंग 128 थ्रेड्स का वेट करते हुए। लेकिन वे रिमेनिंग थ्रेड्स ऑलरेडी इफ ब्लॉक को स्किप कर चुके हैं और नेक्स्ट लूप इटरेशन पर जाने या एग्जिट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। कर्नल इंस्टेंटली डेडलॉक हो जाता है। अगर आप इस कोड को कंपाइल और रन करते हैं तो ये आपके GPU कॉन्टेक्स्ट को हैंग कर देगा। द रिफैक्टर्ड प्रोडक्शन रेडी इम्प्लीमेंटेशन सेफ अंडरस्कोर रिडक्शन डॉट cu यहाँ करेक्टेड कोड है। ध्यान दीजिए कि कैसे हम अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स पैरेंथेसिस को कंडीशनल ब्लॉक से बाहर होइस्ट करते हैं ताकि ब्लॉक का हर एक्टिव थ्रेड हर लूप इटरेशन में पार्टिसिपेट कर सके। यह कूड़ा C++ प्रोग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक सेफ पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिथम डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह कूड़ा रनटाइम लाइब्रेरी का इस्तेमाल मेमोरी एलोकेट करने, होस्ट से डिवाइस पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे को ट्रांसफर करने और एक कस्टम कर्नेल को एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। कर्नेल के अंदर थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी और एक ट्री बेस्ड रिडक्शन लूप का इस्तेमाल करके एरे एलिमेंट्स को आपस में मिलकर सम करते हैं। हार्डवेयर डेडलॉक्स को रोकने के लिए यह प्रोग्राम थ्रेड बैरियर को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाहर रखकर सही सिंक्रोनाइजेशन एंश्योर करता है। फाइनली, यह एक्यूमुलेटेड सम को वापस होस्ट पर कॉपी करता है, रिजल्ट को वेरीफाई करता है और एलोकेटेड मेमोरी को क्लीन अप करता है। सेफ कर्नेल को कंपाइल और वैलिडेट करना। इस सेफ रिडक्शन कर्नेल को कंप्यूट सैनिटाइजर के साथ कंपाइल और वेरीफाई करने के लिए इन टर्मिनल कमांड्स को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड्स का सीक्वेंस ऑप्टिमाइजेशन और लाइन लेवल डीबग इंफॉर्मेशन के साथ एक क्यूडा एप्लीकेशन को कंपाइल करता है और फिर सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज और मेमोरी हैजार्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स को एग्जीक्यूट करता है। जब आप इन कमांड्स को रन करेंगे तो आपको क्लीन आउटपुट मिलेगा जो ये वैलिडेट करेगा कि आपका कर्नेल सेफली और प्रेडिक्टेबली रन करता है। ये लॉग आउटपुट एक पैरेलल रिडक्शन ऑपरेशन के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को दिखाता है जिसे GPU कंप्यूट सैनिटाइजर टूल द्वारा वेरीफाई किया गया है, जो ये कंफर्म करता है कि कैलकुलेटेड रिजल्ट जीरो डिटेक्टेड एरर्स के साथ एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हुए करेक्टनेस से मैक्सिमम थ्रूपुट तक। इस सेक्शन में हमने GPU स्टेबिलिटी के सबसे क्रिटिकल पहलुओं में से एक को हैंडल किया, यानी सिंक्रोनाइजेशन। प्रिमिटिव्स के आस पास अनसेफ डायनेमिक ब्रांचिंग की वजह से होने वाले हार्डवेयर डेडलॉक्स से बचना। हमने ब्लॉक बैरियर्स का गोल्डन रूल सीखा, एनालाइज किया कि कैसे SIMT एग्जीक्यूशन मास्क बैरियर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन बग्स को पिनपॉइंट करने के लिए कंप्यूट सैनिटाइजर का यूज किया और बैरियर होइस्टिंग और मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके रिफैक्टरिंग स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लोर किया। अब जब हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारा थ्रेड कोऑर्डिनेशन लॉजिक डेडलॉक फ्री और एग्जीक्यूशन सेफ है, तो हम फंक्शनल करेक्टनेस से मैक्सिमम थ्रूपुट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 24.6 में
हम अपना फोकस मेमोरी बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन पर शिफ्ट करेंगे, यानी वेक्टराइज्ड ग्लोबल मेमोरी ट्रांसफर्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि बस यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने, ट्रांजैक्शन ओवरहेड को मिनिमाइज करने और मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर्स के मेमोरी पाइपलाइन को सेचुरेट करने के लिए वाइड वेक्टर लोड इंस्ट्रक्शंस float4, int4, ldg.e.128 का यूज कैसे करें।